Hello student. In this video we will be study about standard 9th chapter number 8 framing of constitution and its features. So first question is that what is the constitution? What is the meaning of constitution? Constitution means that systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as the constitution. किसी भी स्टेट को चलाना है, किसी भी देश को चलाना है तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है इसका जो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉज ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनी काइंड ऑफ लॉ शुड बी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution is superior to all the laws of the country, and constitution involves periodically changing requirements of the people's aspiration, expectations, interest as well as the emotions which are high. वक्त के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की भी ज़रूरत रहती है. सो वी नीड टू पीरियडिकली चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये प्रोविजंस भी इसमें इंक्लूड की गई है कि हम वक्त के साथ और डिमांड के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं. लेट्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं. बिफोर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट on 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find the solution of questions of the India's independence. जब यहाँ पर कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स आए थे उन्होंने डिसाइड किया गया था कि आपको अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए सो दैट यू कैन फॉलो इट इजीली एंड अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेशन ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में स्टार्ट में 385 मेंबर्स वेर इंक्लूडेड. These members came from the different region, caste, gender and the people from various geographical diversification, political representatives and experts from the various sectors were included. इंडिया के हर फील्ड में जो एक्सपर्ट होते थे ऐसे मेंबर्स को यहाँ पर बुलाया गया था जो हमारे इंडिया के हर एक कोने में से यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें से कुछ नेम हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह एंड वुमन रिप्रेजेंटेटिव भी ऑल्सो इसमें थे, जिसमें एक नाम है सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित. विजया लक्ष्मी पंडित वॉज द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. प्रेसिडेंट के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रह चुके थे. एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड एज द डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी. भीमराव आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन पद पर रखा गया था. इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 166 मीटिंग हुई थी एंड अप्रोक्सीमेटली 2 years 11 month एंड 17 days का टाइम लगा था ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए. एंड इसमें से शुरुआत में 295 आर्टिकल्स एंड 8 appendices also included, but after the amendments with 395 articles and 9 appendices were included. On the 26 November 1949, the constitution was unanimously passed in the Constitution Assembly, जिसमें 395 जो मेंबर्स थे ये सब मेंबर्स ने ये बिल पास कर दिया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. बट दिस वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 और जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और वो हमारा एक नेशनल फेस्टिवल भी माना जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो वी हैव 4 लायंस एज अ नेशनल एम्ब्लेम. हमारे नेशनल एम्ब्लेम में 4 लायंस हैं एंड नेशनल स्लोगन सत्यमेव जयते है. इसका मतलब होता है ट्रूथ विल ऑलवेज विन, सत्य की जय होती है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस. ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई थी, जिसमें इलेक्शन सिस्टम कैसी रहेगी हमारी पर, यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप कैसी रहेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए थे. जो भी नई गवर्नमेंट बनती है तो उनको क्या करना है तो उनके रिलेटेड कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाले लॉ भी इसमें इंक्लूड किए गए थे. थर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट डिटेल्ड एंड इलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट माना जाता है हमारे इंडिया का.
व्हाट इज प्रियम्बल? अब ये प्रियम्बल क्या है, चलो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रियम्बल इज द कोर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Indian constitution begins with preamble and the words written in the preamble highlights the soul of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है और प्रियम्बल में जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं वो हमारे बंधारण का आत्मा माना जाता है, संविधान का, ठीक है, जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, यहाँ पर फोटो में दिए गए नाम है जो हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया into sovereign, socialist, secular, democratic, republic and secure to all its citizens। ये सारे वर्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोवेरियन मतलब नो अदर कंट्रीज कैन इंटरफियर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट है, सेक्युलर मीन्स वी कैन अडोप्ट एनी काइंड ऑफ रिलीजन। डेमोक्रेटिक मतलब पीपल्स पावर। रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें। इसमें जस्टिस, किस बात का जस्टिस दिया जाएगा? तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का दिया जाएगा। लिबर्टी, विच टाइप ऑफ लिबर्टी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की हमें स्वतंत्रता दी जाती है, फ्रीडम दिया जाता है। हमें स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दी जाती है। हर एक इंडियंस जो है उसको इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को हमारा ये जो प्रियम्बल है वो बन चुका था। एंड इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से ये प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। द प्रियम्बल रिमेन अनचेंज टिल द 1976। 1976 से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, बट इन द 42nd अमेंडमेंट कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, लाइक अ सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस वेर एडेड इन 1976। हमारे प्रियम्बल में कुछ चेंजेस किए गए थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स बाकी रह जाते थे उसको बाद में ऐड कर दिए गए थे। द प्रियम्बल वर्बलाइज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स, आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स। हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम, आइडियल्स और इसके प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमें प्रियम्बल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Therefore the preamble straightway gives a clear insight of the rule of welfare। और इसके जरिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रूल ऑफ वेलफेयर है, ठीक है, रूल्स को ही सबसे बड़ा माना जाता है, नहीं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को बड़ा माना जाता है। Let's study about the importance of preamble। What is the importance of preamble? Let's study। The preamble as the soul of the constitution is also an important necessity। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ और इस इंटरप्रिटेशन, प्रियम्बल गिव्स प्रॉपर गाइडेंस। अगर कोई नए लॉ बनाने हैं, ठीक है, तो लॉ बनाने से पहले प्रियम्बल में दिए गए हर एक वर्ड्स को प्रॉपरली समझना जरूरी है। So preamble is a useful tool to avoid the trouble in the interpretation of the constitution, so that we can easily interpretation of the constitution कर सकते हैं। Preamble serve as a compass to understand the provisions of the constitutional law। बंधारण में बनाए गए हर एक लॉ को समझने के लिए सबसे अच्छा रास्ता दिखाता है हमें। Preamble is nation's unity, हमारे देश की एकता है, अखंडितता है। एंड इज़ द स्टैंडर्ड क्रस्ट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स। और हमारे देश के सिटीजन्स को भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड को स्प्रेड करना है। वो आर हैविंग नोबल सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स, यही हमारे आदर्श रहे हैं। और इसीलिए प्रियम्बल इज बैक्ड अप बाय हाई आइडियल्स एंड गोल्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, जो हाई आइडियल्स एंड गोल्स को डिसाइड करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पिलर्स ऑफ द प्रियम्बल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द वर्ड्स इनडिस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल आर वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। हियर वी स्टडी द फॉलोइंग थ्री मेन पिलर्स ऑफ द प्रियम्बल। हम जो मेन थ्री पिलर्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द डेमोक्रेसी। The ultimate sovereignty of the power is with the people according to Indian Constitution. There is no particular regime of any particular person, instead of it's with the peoples।
यहाँ पर किसी एक इंसान के हाथ में पूरे देश की सारी पावर नहीं दी जाती है, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोज मीन्स होता है पावर। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स पावर। डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सच एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज इक्वल जस्टिस फॉर पीपल टू सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड हैविंग इक्वल राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। इंडियन हर एक सिटीजन्स को इक्वल राइट दिया जाता है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड इन द elections we can participate without any kind of discrimination. In democratic India, people elect their leaders through their choice by casting vote to represent. हमारे इंडिया में वोटों के जरिए हम हमारे लीडर्स को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से इसके जरिए प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट बनती है। एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एब्सोल्यूट, सारी पावर एग्जीक्यूटिव को नहीं दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। They are given specific time limit and similarly the voters elect the state and local level government, and democracy means by the people, for the people and of the people. यहाँ पर देश का चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन के लिए पीपल्स का वोटिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। Any citizen of India who possesses required constitutional eligibility can contest the election. अगर कोई इसमें एलिजिबल पीपल है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 years ऑफ टेनर, 5 साल के लिए वो गवर्नमेंट वर्क करेगी यहाँ पर। दिस गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हर एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए काम करेगी और इसीलिए उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। The democratic government is based on liberty, equality and feelings of fraternity and continuously work to achieve these goals. और इसीलिए हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वर्क बेस्ड ऑन द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फीलिंग्स, इसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट है वर्क करती है और हमारे देश का जो गोल है वो अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। The Constitution disseminates the power people to cast their vote according to their free will and thereby instill confidence in the Constitution. किसी भी टाइप के प्रेशर के बिना हम हमारी मर्जी से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर्स, इसमें ये बातें इंक्लूड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेटिक में। फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शंस, पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ असेंबली, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जस्टिस एंड इलेक्शन कमीशन आर दोज प्रोविजंस विच मेक अवर कंट्री डेमोक्रेटिक इन एवरी मीन्स। तभी हम उसको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जहाँ पर हर एक चीज़ हमें इंक्लूड करने का मौका मिला हो। एडल्ट सफ्रेज मीन्स द सिटीजन अबव 18 years ऑफ एज कैन कास्ट हिज हर वोट। 18 years से जो भी उम्र बड़े में है वो हर एक इंसान यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लाइक कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम, बर्थ प्लेस एट्सेट्रा। बट ये ज़रूरी होता है कि इलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम रजिस्टर हुआ होना चाहिए, अदरवाइज वी कांट वोट आफ्टर द 18 years ऑफ एज। नेक्स्ट प्रीएम्बल ऑफ पिलर्स इज सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक वर्ड भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शो सोशल रिवॉल्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आते हैं वो सोशल रिवॉल्यूशन के जरिए वर्क करता है और उसका मेन इंटेंस होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न डायरेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटीज फॉर द सिटीजन्स एज गिवन इन द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल में हमें दिया गया है कि इक्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोशली, उनको फॉलो करता रहा है। इन रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट इंडिया इज कमिटेड to secure social, economic and political justice for all the Indian citizens। और ख़ास करके इंडिया स्टैंड फॉर एबोलाइजिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोशिश रहेगी कि हर एक इंसान का शोषण होते हुए उसके रोका जाए। सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्स एंड वेल्थ। यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को इक्वली हिस्सों में डिवाइड किया जाए, इनकम को इक्वली डिवाइड किया जाए, ये कोशिश रहती है। एंड thereby eliminating the discrimination of rich and poor। तो इस तरह से अमीर और गरीब के बीच का जो भेदभाव है उसको रोकने में हमें कामयाबी मिलती है। लास्ट पॉइंट है सेक्युलरिज्म।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड के हिसाब से किसी भी रिलीजियन को हम मतभेद नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे नेशनल रिलीजन कोई है ही नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। नेशनल रिलीजियस इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन्स आर गिवन विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। हर एक इंडियन सिटीजन्स को जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और इसीलिए हमारा स्लोगन रहा है सर्वधर्म समदृष्टि, सब धर्म में एक साथ व्यवस्थित दृष्टिकोण से देखा जाएगा। सर्वधर्म समभाव, हर एक रिलीजियन को सम फीलिंग से देखा जाएगा। देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑफ एनी सिटीजन्स प्रोपोगेट हिज रिलीजियस बिलीफ ट्रस्ट एंड फेथ। यहाँ पर किसी भी इंडियंस को खुद के रिलीजन को डिसाइड करने में कोई उसका प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।